सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हम लोग हिंदी में लेसन नंबर 5 पढ़ रहे हैं और लेसन नंबर 5 के अंतर्गत हम शब्दों, वाक्यांशों को शुद्ध रूप से पढ़ना और उसका शुद्ध उच्चारण करना, किस तरीके से बच्चों को उसको हमको सिखाना है, यही सब हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। और इसी के अंतर्गत अभी हम आज देखने वाले हैं किस तरीके से जितने भी विराम चिन्ह होते हैं उनको बच्चों को किस तरीके से हमें पढ़ाना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं विराम चिन्ह। पठन और लेखन में विराम चिन्हों का सार्थक और सटीक प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब उसकी बारीकियों से अथवा सूक्ष्म ज्ञान से हम परिचित हों। इसके लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे व्यायाम द्वारा, दूसरा है छोटे छोटे वाक्यों द्वारा और तीसरा है चर्चा द्वारा। इन शिक्षण विधियों के आधार पर यहाँ कुछ प्रमुख विराम चिन्हों का विशेष विवरण दिया जा रहा है जो साधारणतया अधिक प्रयोग में आते हैं। सबसे पहले व्याख्यान विधि। इसमें शिक्षक प्रत्येक विराम चिन्ह को विस्तार से समझाएं, बीच बीच में जैसी जरूरत हो वैसा उदाहरण भी देते चले। जैसे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य की पूर्णता का बोधक है। किसी वाक्य को पूरा हो जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत हमारा देश है, पूर्ण विराम। आज मेरा जन्मदिन है, पूर्ण विराम। छोटे बच्चे सभी को प्यारे होते हैं, पूर्ण विराम। तो इस तरीके से जहां पर भी एक वाक्य पूरा होता है वहां पर क्या लगता है, पूर्ण विराम। अब देखिए पूर्ण विराम से संबंधित अन्य जानकारियां। उच्चारण करते समय पूर्ण विराम की जगह कुछ पल ठहर कर फिर अगले शब्द को बोलना चाहिए। ऐसा न करना उच्चारण त्रुटि के अंतर्गत माना जाएगा। यानी कि अगर पूरा वाक्य कंप्लीट होने के बाद बच्चा अगर पूर्ण विराम नहीं लगाता है और वहां पर रुकता नहीं है फिर उसके आगे बढ़ जाएगा तो ऐसा पढ़ना उसके उच्चारण में त्रुटि को माना जाएगा। यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा, आपको सुधार करना पड़ेगा कि बच्चा ऐसी गलती ना करे। पद्य में दोहा, चौपाई, सोरठा आदि शब्दों की पहली अर्धाली के बाद एक पूर्ण विराम और दूसरी अर्धाली के बाद 2 पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। अप्रत्यक्ष प्रश्न के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे तुमने बताया नहीं कि तुम किस कक्षा में हो। इसके बाद अल्प विराम। अल्प विराम का शाब्दिक अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। अल्प का मतलब ये कि कुछ। इस विराम चिन्ह के द्वारा वाक्य के बीच कम समय के लिए रुकने का संकेत किया जाता है। कि हिंदी में प्रमुख रूप से उपयोग होने वाले विराम चिन्हों में इसका प्रयोग अधिक होता है। प्रायः निम्नलिखित स्थलों पर इसका प्रयोग किया जाता है। वाक्य में आए 2 या 2 से अधिक समान पदी शब्दों या पदबंधों में जहां और के प्रयोग की आवश्यकता होती है वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे सुनील, मोहित और राहुल हॉकी खेलने गए। तो यहाँ पर देखिए सुनील और मोहित के बीच में क्या लगा है, अल्प विराम लगा है। इसके बाद जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भावातिरेक में उन पर विशेष बल दिया जाए। जैसे हाँ मैंने ही उसे बुलाया है, सुनो वह गीत गुनगुना रही है। यदि वाक्य के बीच में इसी से, इसलिए, किंतु, परंतु, अतः, क्योंकि, जिसमें, तथापि आदि अवयव का प्रयोग होता हो तो इनके पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपका काम अवश्य करता किंतु मैं बाहर जा रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए किंतु से पहले क्या लगा है, अल्प विराम लगा है। इसके बाद है जिस वाक्य में यह, वह, तब, तो, अब आदि लुप्त हो वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे जब करना ही है कर डालो, यहाँ तब छिपा हुआ है। इसके बाद है उद्धरण चिन्ह से पहले। जैसे नीलिमा ने कहा मुझे अनुशासन में रहना अच्छा लगता है। यानी कि जब किसी के द्वारा कहा गया कोई स्टेटमेंट, कोई वाक्य है तो उसे हम किस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर आप देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए अल्प विराम पहले प्रयोग करते हैं उसके बाद। इसके बाद है महीने की तारीख और सन को अलग अलग करने के लिए। जैसे 15 अगस्त अल्प विराम सन 1947। इस तरीके से भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। संबोधन शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो उसके बाद और अंत में हो तो उसके पहले। जैसे बच्चों ध्यान से सुनो। इस तरीके से यहाँ पर भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो समान ध्वनि ही निकालते हैं।
तो कैसे इनको हम डिफरेंट करें, यानी कि अलग अलग कैसे इनको हम समझें। तो इसके लिए टीचर को क्या करना पड़ता है, बच्चों को अभ्यास कराना पड़ता है। जैसे देखिए, उच्चारण में लगभग समानता का आभास रखने वाले शब्दों को समान भाषी अथवा समान ध्वनि कहते हैं। इनके अर्थों में भिन्नता होती है, इन शब्दों की वर्तनी में थोड़ी भिन्नता होती है। प्रस्तुत उच्चारण करते समय यदि ध्यान न दिया गया तो भिन्नता का अभाव नहीं हो पाता, भिन्नता का आभास नहीं हो पाता है। लगभग समान ध्वनियों वाले ऐसे किन्हीं शब्दों में स्वर का अंतर होता है, किन्हीं में व्यंजन का। इस प्रकार के शब्दों के अभ्यास से वर्तनी की ठीक-ठीक समझ बच्चों में उत्पन्न होती है। यानी कि यहाँ पर इनको सिखाने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि बच्चे सही-सही उच्चारण सीख लें। तो ऐसे कौन-कौन से शब्द हैं जो समान ध्वनि वाले शब्द कहलाते हैं? जैसे कि यहाँ पर देखिए अनल, अनिल। अनल मतलब होता है आग, जबकि अनिल मतलब होता है हवा। तो आप देख सकते हैं कि कितना फर्क है दोनों में, लेकिन उच्चारण में कहीं न कहीं दोनों एक समान लगते हैं। जबकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न पर कोई मात्रा नहीं है और यहाँ पर न पर छोटी ई की मात्रा है। इसके बाद है दिन और दिन। आप देख सकते हैं बच्चे इन सब में बहुत गलत करते हैं। बच्चे छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में बहुत गलती करते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से बच्चों को इसको आपको देखना पड़ता है और बच्चों को के उच्चारण पर आप ही को विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि आप ही अगर बच्चों को सिखा रहे हो तो आपको कोशिश करनी है कि बच्चों को सही-सही से पढ़ाया भी जाए और सही से उनको इसका अभ्यास भी कराया जाए, जिससे बच्चे अच्छे से भाषा को समझ सकें। इसके बाद है अवलंब और अविलंब। आप देखिए कितना डिफरेंस है दोनों में, लेकिन बच्चे इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए अभ्यास कराना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं। वृक्ष, वृक्ष। इसके बाद आकार, यहाँ पर देखिए आकर है, यहाँ पर क्या है, आकार है। कोश, कोश। बहुत डिफरेंट है, लेकिन बच्चे इसको एक ही समझ जाते हैं। दोनों श अलग-अलग आप देख सकते हैं। इसके बाद कुल, कुल। फिर खाद, खाद्य। चूना, चुना। छात्र, छात्र। इसमें बच्चे बिल्कुल डिफरेंस नहीं कर पाते, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों को इसको अभ्यास के माध्यम से आप सिखा सकते हैं। टीका, टीका। पास, पाश। पीड़ा, पीढ़ा। पूंछ, पूछ। दिया, दिया। नारी, नाड़ी। इसके बाद प्रमाण, प्रणाम। गृह, ग्रह। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, र की मात्रा, री की मात्रा में बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसके बाद भवन, भुवन। सुखी, सूखी। कोड़ी, कौड़ी। सूर, शूर। बात, बत। सास, सांस। परिणाम और परिमाण। तो इस तरीके से इनको बच्चों को आप जितना अभ्यास कराएंगे बच्चे उतनी अच्छे से ही उच्चारण करेंगे। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हम देख लेते हैं कि एक ही शब्द के अलग-अलग जो अर्थ होते हैं और अलग-अलग अर्थों में क्या-क्या होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हिंदी में समानार्थी वाक्य होते हैं, पर्यायवाची वाक्य होते हैं। एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं और एक ही शब्द को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे आग को हम क्या कह सकते हैं, अनल कह सकते हैं। इसके अलावा पावक कह सकते हैं, कृषाणु कह सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द इसके लिए प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है। इस तरीके से हम यहाँ पर देखिए गरीब, सहारा, सीना, खजाना, पैसा, रुपया, जो भी आप बोल सकते हैं इसमें। समूह, संपूर्ण, वंश। उर्वरक को आप खाद कह सकते हैं, टपकना। विद्यार्थी को आप क्या कह सकते हैं, आप विद्यार्थी के लिए छात्र या छात्राएं भी आप बोल सकते हैं। इस तरीके से ठहरना को आप रुकना बता सकते हैं बच्चों को। करीब का मतलब पास में भी बोलते हैं। और इस तरीके से आप अलग-अलग एक ही शब्द के कई सारे अर्थ, जैसे कि स्त्री को नारी बोलते हैं, औरत बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों को आपको किस तरीके से एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, तो बच्चों को आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अलग-अलग शब्द लिखे हुए हैं। हवा है, हवा को मैंने बताया आपको अनिल लिख सकते हैं, पवन लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर नतीजा को आप परिणाम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं और किस तरीके से हम बच्चों को कितने अर्थ बता सकते हैं, ताकि बच्चे अधिक से अधिक शब्दों को जाने कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं और एक ही शब्द भिन्न-भिन्न रूपों में भी अलग-अलग जगह पर प्रयोग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों यही चीज़ बताई गई है। समान ध्वनि वाले शब्द भी आपने देखा और शब्दार्थ वाले शब्द भी आपने देखा। यहाँ पर देखिए दिवस दिया हुआ, जिसको हम दिन भी कह सकते हैं। शीघ्र का मतलब जल्द भी होता है। पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं हम। इस तरीके से यहाँ पर
विभिन्न प्रकार के शब्द दिए हुए हैं, इनके कई सारे अर्थ होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज आपने देखा कि किस तरीके से हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम, विराम चिन्हों का किस तरीके से कहाँ पर बच्चों को किस तरीके से सिखाना है कि बच्चे बिल्कुल सही उपयोग उनका करें, और कौन-कौन से शब्द ऐसे होते हैं जिनमें समान ध्वनियाँ निकलती हैं, जिनमें बच्चे अंतर नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा आपने शब्दार्थ भी देखा कि किस तरीके से एक ही शब्द के अलग-अलग अर्थ निकलते हैं और अलग-अलग अर्थ निकलने से बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, तो बच्चों को आपको समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्दों को याद कराना होता है ताकि बच्चे कन्फ्यूज़ ना हों। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरे चैप्टर समझ में आए होंगे, जितने भी हमने पढ़ाए हैं, और आगे भी जो हम पढ़ाएँगे वो लगातार आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आगे भी जो हम पढ़ाएँगे वो भी आपको डेफ़िनेटली बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि लगातार आप लोगों के लिए हम सभी विषयों को लेकर के आ रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके सभी विषयों को हम कंप्लीट करा दें। और दोस्तों आप लोग का सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस आपके कॉलेज में नहीं चल रही है, तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल कंप्लीट करा दें अच्छे से पढ़ा करके आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ये बिल्कुल ना लगे कि अपने कॉलेज में क्लासेस नहीं ले पाए हैं आप। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग लगातार ऐसे हमारे वीडियोस को देखते रहिए, और जहाँ कहीं भी आपको कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें प्रोत्साहित करते हैं और लगातार हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ तुरंत हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए और लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिए दोस्तों। दोस्तों हम लोगों ने आपके सभी सब्जेक्ट के वीडियोस का प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको समय-समय पर सभी विषयों के नोट्स, सभी विषयों के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय हिंद।